हेलो एवरीवन, वेलकम अनदर वीडियो। तो कल हम लेकर आए थे मानव जनन का लेक्चर नंबर 8। तो आज बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 9 की। तो जिसमें के टॉपिक है मानव जनन में या मादा में आतव चक्र। ये एक जनन चक्र होता है जो प्राइमेट्स में होता है। प्राइमेट्स एक गण है जिसमें मानव, बंदर, बनमानुस आते हैं। ऐसा नहीं है मानव की जो मादाएं हैं, फीमेल्स हैं, उसमें आएगा आर्तव चक्र, और बंदर की फीमेल्स में आएगा। ये एक जनन चक्र है जिसके कारण गर्भाशय की जो अंत जनन स्तर है वो टूटकर रक्त के फॉर्म में बाहर निकलती है, और इसकी समयावधि जो इंसानों में होती है, मानव में होती है, मादाओं में होती है, उसकी समय अवधि 4 से 5 दिन होती है। ये सिर्फ लगभग बता रही हूँ मैं। कुछ मादाओं में ये अवधि 7 दिन भी हो सकती है। अ, ये मादाओं में किशोर अवस्था में आतव चक्र प्रारंभ होता है जिसकी अवधि 28 से 9 दिन की होती है। जैसे हमारे रजोधर्म चले 5 दिन, 5 दिन चले, फिर ये 28 से 29 दिन का गैप लेके 28 से 29 दिन का गैप लेके फिर 5 दिन अंतर्जनन स्तर की जो रजोधर्म है, अंतर्जनन स्तर, वो रक्त के फॉर्म में टूट कर गिरेगी। तो फिर ऐसे ही टूट कर गिरती रहेगी। तो फिर ये जो चक्र है 28 दिन के बाद फिर 5 दिन या 7 दिन जो भी है, 28 या 29 दिन के बाद ये फिर 5 से 6 दिन जो हो रहे हैं, रक्तस्राव हो रहा है, अंतर्जनन स्तर टूट के गिर रही है, एंड 28 दिन बाद फिर वो 5 दिन वही सेम चक्कर चल रहा है। तो हम आर्तव चक्र बोलते हैं। और यह मादाओं में किशोर अवस्था, जैसे ही किशोर अवस्था स्टार्ट होती है तो मादाओं में ये आर्तव चक्र होना प्रारंभ हो जाता है। एक मादा में किशोर अवस्था में आर्तव चक्र प्रारंभ होता है जिसकी अवधि 28 से 29 दिन की होती है। जनरली हमारी 28 से 29 दिन की होती है, लेकिन कई केस में इससे ज़्यादा और इससे कम भी हो सकता है। लेकिन डेली अगर ऐसे हो रहा है कि आगे पीछे कि कई कई महीने जो है पीरियड्स आ ही नहीं रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं, तो इसके ये या तो फिर अगर जैसे प्रेग्नेंट लेडी है, पीरियड्स आ ही नहीं रहे हैं, तो उसका एक संकेत ये भी हो सकता है कि लेडी जो है वो प्रेग्नेंट है। लेकिन ये भी हो सकता है कि उसे पीसीओडी हो गया हो। पीसीओडी एक बीमारी है जो हार्मोन इम्बैलेंस के कारण होती है। आर्तव चक्र दो आर्तव चक्र दो रजन धर्म के बीच की अवधि है। जैसे कि अभी मैंने बताया, जैसे कि 5 दिन हमारा रक्तस्राव चलता है, एंड 5 दिन और रक्तस्राव मान लो। लेकिन ये जो 5 5 दिन है, इसके 28 या 29 दिन के बीच के गैप में होएगा, तो हम इसको एक आर्तव चक्र बोलेंगे। जैसे कि जनरली एक फीमेल में 1 मंथ में जो होते 1 महीने में हमारा आर्तव चक्र पूरा हो जाता है। रजोधर्म, गर्भाशय में अंतर्जनन स्तर का टूटकर गिरना रजोधर्म कहलाता है। रक्त के रूप में गर्भाशय से अंतर्जनन स्तर का टूटकर गिरना रक्त के फॉर्म में, ये हमारा रजोधर्म कहलाता है। इसे हम पीरियड्स बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और गांव देहात में इसको हम जनरली, या फिर गांव देहात में वैसे ही बोल देते हैं कि इसमें बहुत सारी मतभेद होते हैं कि जब एक फ़ीमेल को जब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसे हो रहे हों तो मंदिर नहीं जाना चाहिए उसे, और अचार नहीं छूना चाहिए। तो वो अपने अपने पीओवी होते हैं। अब रजोदर्शन क्या है? पहले रजोधर्म को रजोदर्शन कहते हैं। मतलब जब हमारी कोई बच्ची है, जब वो किशोर अवस्था में एंटर करती है, तो पहली बार जो रजोधर्म स्टार्ट होते हैं उसको हम रजोदर्शन, देखो दर्शन मतलब रजोधर्म ने अपने दर्शन दे दिए। रजोधर्म के जो पहली बार होगा, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड, आर्तव चक्र, तो उसे हम रजोदर्शन कहेंगे। ये जनरली 11 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है। जनरली बता रही हूँ मैं, 11 से 13 वर्ष की आयु में हमारे जो रजोदर्शन हो जाते हैं। रजोनिवृत्ति यानी कोई भी फीमेल में, अगर कोई फ़ीमेल है उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंड होना, जैसे कि हमारी फ़ीमेल जब बड़ी बूढ़ी हो जाती है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना बंद हो जाता है।
तो हम उसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। ये 45 से 50 वर्ष की आयु जनरली होती है, इससे कम या ज़्यादा भी हो सकती है। अब इसके कारण क्या हो सकता है, रजोनिवृत्ति के कारण अगर पीरियड्स रुक गए तो जो हमारी फीमेल है वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती है। इसलिए तो हमारी जो मेल्स में ऐसा नहीं होता है, मेल्स में ऐसा होता है कि शुक्राणु जनन की क्रिया जीवन पर्यंत होती रहती है, लेकिन हमारे फीमेल में ऐसा नहीं होता है। हमारी फीमेल में जो होता है एक वर्ष, एक आयु सीमा होती है जहाँ पर जाकर हमारे जो रजोधर्म है ये रुक जाते हैं, जिसके कारण फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि इससे ज़्यादा वर्ष की महिलाएं कभी शादी नहीं करती हैं, तो इसे नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं आवर्त चक्र के दौरान अंडाशय और गर्भाशय में होने वाले बदलाव की। आवर्त चक्र के दौरान अंडाशय व गर्भाशय में होने वाले बदलाव की, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अंडाशय और गर्भाशय में कुछ चेंजेस होते हैं, वो यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन सी प्रावस्थाएँ होती हैं। आवर्त चक्र की यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4 प्रावस्थाएँ होती हैं। सबसे पहले ऋतुस्राव, जिसमें कि 3 से 5 दिन ब्लीडिंग होती है, जो गर्भाशय की अंतःजनन स्तर होती है वो टूटकर योनि द्वार से बाहर आती है ब्लड के रूप में। इसे हम रजोधर्म या ऋतुस्राव भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉर्मली हम इसे पीरियड्स भी बोलते हैं। फिर आती है पुटिकी अवस्था, प्रचुरोद्भवन, जैसे कि हमने अंडाशय में बताया था। इस तरह से प्रथम पुटिका, द्वितीय पुटिका और तृतीय पुटिका, परिपक्व पुटिका, और फिर ये अंडोत्सर्ग हो जाता है। तो आवर्त चक्र में 4 प्रावस्थाओं में से एक प्रावस्था ये भी है पुटिकीय प्रचुरोद्भवन अवस्था। फिर आती है अंडोत्सर्ग प्रावस्था। पुटिकीय अवस्था यानी ये पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, जो परिपक्व पुटिका हो जाएगी, उसके बाद होगा हमारा अंडोत्सर्ग प्रावस्था। फिर आएगा चौथा ल्यूटियल यानी स्त्रावी प्रावस्था। अब रजोधर्म वैसे तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से नज़र डाल लीजिए। 28 दिन के आवर्त चक्र में 3 से 5 दिनों की वह प्रावस्था के दौरान गर्भाशय अंतःजनन से टूटती है और योनि द्वार से बाहर निकलती है। ये वही बता रहा है जिस तरह से ये हमारा गर्भाशय होता है, यहाँ पर 3 परत होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पर जो यानी बाह्य गर्भाशय, मध्य गर्भाशय और अंतःजनन स्तर, तो अंतःजनन स्तर जब ये टूट कर गिरती है ब्लड के फॉर्म में 3 से 5 दिन में, वैसे तो ये लगभग 3 से 5 दिन है, इससे ज़्यादा या इससे कम भी हो सकता है। कुछ महिलाओं में 7 दिन तक भी होता है। योनि के द्वारा बाहर निकाली जाती है रक्त के फॉर्म में, तो इसे हम रजोधर्म कहते हैं। इस प्रावस्था के दौरान अंडाशय में पुटिकीय प्रवर्धन शुरू होता है, यानी रजोधर्म के जब स्टार्ट होता है तो इस प्रावस्था के दौरान अंडाशय में पुटिकीय प्रवर्धन स्टार्ट होता है। जैसे कि हमने बताया था अंडाशय में पुटिकीय प्रवर्धन स्टार्ट होता है, तो वो रजोधर्म के दौरान ही अंडाशय में पुटिकीय प्रवर्धन स्टार्ट हो जाता है। इनमें हार्मोन प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन स्तर में कमी आ जाती है। रजोधर्म के दौरान हार्मोन में प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन स्तर में कमी आ जाती है। इसे नोट। सेकेंड पुटिकीय यानी प्रचुरोद्भवन, पुटिकीय परिवर्धन जो हमारे अंडाशय में होता है, पुटिकीय परिवर्धन और या प्रचुरोद्भवन, यह प्रावस्था 13 से 14 दिन तक होती है। जैसे ये हमारा अंडाशय है, पहले तो गर्भाशय में 3 से 5 दिन जो है वो होगा रजोधर्म, फिर 3 से 5 दिन यानी लगभग हम 4 दिन मान लेते हैं, 4 दिन से 13 दिन तक पुटिकीय यानी प्रचुरोद्भवन ये प्रावस्था होगी 4 से 13 तक। इस तरह से पुटिकीय, प्राथमिक पुटिका, द्वितीय पुटिका, तृतीय पुटिका और परिपक्व पुटिका यानी ग्राफियन पुटिका, इस तरह से होगी 4 से 13 दिन तक ये
अवस्था चलती रहेगी और 14वें दिन अंडोत्सर्ग हो जाएगा। 14वें दिन होता है हमारा अंडोत्सर्ग और 4 से 13 दिन तक पुटिकीय प्रचुरोद्भवन चलता रहता है। इस प्रवस्थाओं में क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारे गर्भाशय में और अंडाशय में। गर्भाशय में अंतःजनन स्तर का निर्माण फिर से होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमारे रजोधर्म का एंड होता है, फिर उसके बाद हमारी पुटिकीय प्रवस्था होती है। यानी जो रजोधर्म के दौरान जो था हमारी अंतःजनन स्तर वो टूट कर गिर गई, लेकिन अब वो गर्भाशय फिर वो नेक्स्ट मंथ के लिए फिर से खुद को रेडी करके रखेगा। तो वो जो अंतःजनन स्तर टूट के गिरी है तो वो फिर से दोबारा से उसका पुनर्निर्माण होगा और उसकी जो मोटाई है उसकी मोटाई जो है वो बढ़ती चली जाएगी। गर्भाशय में अंतःजनन स्तर का पुनर्निर्माण होगा और मोटाई बढ़ती है। अब अंडाशय में इस पुटिकीय यानी प्रचुरोद्भवन में अंडाशय में क्या चेंजेस होते हैं। इसमें पुटिकीय परिवर्धन होता है जिसके परिणाम स्वरूप ग्राफियन पुटिका बनती है। यानी जैसे हमारी ये प्राथमिक पुटिका, द्वितीय पुटिका, तृतीयक पुटिका, फिर इनके परिणाम स्वरूप हमारी परिपक्व ग्राफियन पुटिका बनती है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुटिकीय परिवर्धन होता है जिसके परिणाम स्वरूप परिपक्व ग्राफियन पुटिका बनती है। हमारे जो रजोधर्म थे उनमें हार्मोन में 2 चेंजेस हो रहे थे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में कमी आ रही थी, लेकिन यहाँ पर पुटिकीय प्रचुरोद्भवन में हार्मोन में एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है। इसे नोट। बात करते हैं थर्ड पॉइंट, अंडोत्सर्ग। अंडाशय में परिपक्व ग्राफियन पुटिका का फटना। जैसे कि हमने बताया था कि जब पुटिकीय परिवर्तन होता है तो किस तरह से वो प्राथमिक और द्वितीयक पुटिका, फिर तृतीयक पुटिका और परिपक्व ग्राफियन पुटिका, लेकिन जब वो फटती है तो उसे हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। और लेकिन उससे द्वितीयक अंडाणु बाहर आता है, द्वितीयक अंडक बाहर आता है और द्वितीयक अंडक का मुक्त होना। अंडाशय में परिपक्व ग्राफियन पुटिका का फटना और द्वितीयक अंडक का मुक्त होना। याद रखें यहाँ पे द्वितीयक अंडक मुक्त होगा, अंडाणु मुक्त नहीं होगा। अंडोत्सर्ग के दौरान द्वितीयक अंडक मुक्त होगा। अंडाणु तो तभी बनेगा जब एक फीमेल निषेचन करेगी, प्रेगनेंसी कंसीव करेगी। अंडाशय में परिपक्व ग्राफियन पुटिका का फटना और द्वितीय अंडक का मुक्त होना अंडोत्सर्ग कहलाता है। इसी को हम इंग्लिश में ओव्यूलेशन कहते हैं। और इसमें अंडोत्सर्ग के दौरान जो हार्मोन होते हैं वो कौन से होते हैं। LH के स्तर में अत्यधिक बढ़ाव के कारण, LH के स्तर में अत्यधिक बढ़ाव के कारण जो अंडोत्सर्ग होता है वो LH के अत्यधिक बढ़ जाता है उसका स्तर, तभी हमारा अंडोत्सर्ग होता है। और FSH के स्तर में भी बढ़ाव के कारण अंडोत्सर्ग होता है। ये प्रक्रिया 28 दिन की, जैसे हमारा आर्तव चक्र 28 दिन का है तो उसके मिड में यानी 14वें दिन पर हमारा जो है अंडोत्सर्ग हो जाता है। जैसे हमने बताया था 3 से 5 दिन हमारे रजोधर्म होता है, फिर 4 से 13 दिन हमारा पुटिकीय प्रवर्धन होता है, इसे प्रचुरोद्भवन भी कहते हैं। फिर होता है हमारा 14वें दिन अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन। ग्राफियन पुटिका के फटने के बाद जो ओवुलेशन होता है जिससे द्वितीयक अंडक बाहर आता है, इसमें हार्मोन होते हैं LH और FSH के अत्यधिक बढ़ाव के कारण ये अंडोत्सर्ग होता है। और ये 28 दिन के आर्तव चक्र के दौरान मिड में 14वें दिन पर अंडोत्सर्ग हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नोट करो इसे। हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की और लास्ट की, ल्यूटल यानी स्रावी प्रावस्था। ये 14 दिन की होती है जो अंडोत्सर्ग के बाद होती है। इस दौरान गर्भाशय और अंडाशय में कुछ चेंजेस होते हैं। अंडाशय में कॉर्पस ल्यूटेम का बनना ये 14वें दिन पर बनता है। अंडाशय में कॉर्पस ल्यूटेम का बनना जिसे मुख्यतः प्रोजेस्टेरोन और कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन का निर्माण होता है या स्राव होता है। मतलब कॉर्पस ल्यूटेम का बनना जिससे मुख्यतः प्रोजेस्टेरोन, मुख्यतः यानी ज़्यादातर प्रोजेस्टेरोन का निर्माण होएगा, प्रोजेस्टेरोन का स्राव होएगा और कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन का निर्माण भी होता है और यह स्राव भी होता है। गर्भाशय में वही होगा, अंतःजनन स्तर की मोटाई बढ़ती है
और कुछ कारकों का स्राव होता है। इनमें हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का बढ़ना, लेकिन मुख्यतः जैसे अभी बताया प्रोजेस्टेरोन बनेगा। ल्यूटियन स्रावी प्रावस्था में मुख्य जो हार्मोन बढ़ता है वो प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है। अभी हमने पढ़ा था रजोधर्म में हमारे ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में कमी आ रही थी, लेकिन ल्यूटियन स्रावी प्रावस्था में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव बढ़ रहा है। तो ये याद रखना, एक बार फिर से इसमें नज़र मार लेंगे। ल्यूटियन स्रावी प्रावस्था ये 14 दिन की होती है। इसके दौरान गर्भाशय और अंडाशय में कुछ बदलाव आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं। गर्भाशय में अंतःजनन स्तर की मोटाई बढ़ती है और कुछ अंडाशय में गर्भाशय में अंतःजनन स्तर की मोटाई बढ़ती है और कुछ कारकों का स्राव होता है। अब बात करते हैं अंडाशय की। कॉर्पस ल्यूटियम का बनना, जिससे मुख्यतः प्रोजेस्टेरोन और कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन का स्राव होता है। मुख्यतः प्रोजेस्टेरोन, ये बात याद रखना, मुख्यतः प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का बढ़ना होगा, लेकिन मुख्यतः जैसे भी मैंने बताया वो प्रोजेस्टेरोन होगा। अभी हमने पढ़ा था कुछ देर पहले के उसमें रजोधर्म में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में कमी आ रही थी, लेकिन ल्यूटियन प्राव्यावस्था में जो है हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव बढ़ रहा है। इसे नोट कर लीजिए। अब समझते हैं हार्मोन का नियंत्रण बेसिक से डायग्राम में। सबसे पहले हाइपोथैलेमस से आएगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये अग्रपीयूष ग्रंथि पर आकर काम करेगा और इससे इस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के कारण अग्रपीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं, जैसे एफएसएच और एलएच। इसे पुटी के प्रेरक हार्मोन, जो पुटी के प्रेरक हार्मोन और कहते हैं, और इसे एलएच, इसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। और ये एफएसएच पुटी के परिवर्धन अंडाशय में कराएगा, जिसके बाद कणिकामय कोशिकाएं बनती हैं, जिससे एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ता है। एस्ट्रोजन हमारे गर्भाशय अंतःजनन स्तर का निर्माण कराने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इससे परिपक्व ग्राफीन पुटिका फटती है, इसके कारण भी इसकी भी सहायता लगती है एफएसएच की ग्राफीन पुटिका फटने में। फिर कॉर्पस परिपक्व होने के बाद फटना, फिर द्वितीयक अंड का मुक्त होना, फिर उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होना। फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो है स्तर वो बढ़ जाएगा, जिसके द्वारा गर्भाशय अंतःजनन स्तर में इसकी मोटाई बढ़ाएगा या फिर निर्माण करेगा एक तरह से। ग्राफीन पुटिका का फटना, द्वितीय अंडक का मुक्त होना और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्राव में बढ़ोतरी होगी, कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होएगा। एफएसएच पुटी प्रेरक हार्मोन पुटी के परिवर्धन अंडाशय में होगी, जिसके द्वारा कणिका में कोशिकाएं एस्ट्रोजन रिलीज़ करेंगी। एस्ट्रोजन रिलीज़ करने के बाद एस्ट्रोजन से हमारा गर्भाशय के जो अंतःजनन स्तर है उसमें वृद्धि होएगी। लेकिन एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, वैसे तो ये वीडियो का एंड चल रहा है। गर्भाशय से रजोधर्म का या आर्तव चक्र का अनुपस्थिति। आर्तव चक्र की अनुपस्थिति आर्तव चक्र की अनुपस्थिति। आर्तव चक्र की अनुपस्थिति तब होती है या तो फीमेल प्रेग्नेंट है, गर्भ धारण कर लिया है फीमेल ने, या फिर मानसिक तनाव हो सकता है और उसे एक बीमारी होती है जिसे हम पीसीओडी कहते हैं। पीसीओडी में क्या होता है, हमारे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, या फिर पीसीओडी मानसिक तनाव की वजह से होता है और बहुत सारे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसमें के हेयर्स आ जाते हैं बॉडी पर पीसीओडी में। और अगर किसी भी फीमेल को पीसीओडी के लक्षण दिखते हैं, जो ये वीडियो देख रही है या फिर आपके आस पड़ोस में, तो उन्हें गायनी जो होती है हमारी, उनसे ज़रूर परामर्श लें या फिर उनसे ज़रूर एक बार बात करें डॉक्टर से। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, आपके 11th के लेक्चर जो है 15 अगस्त के बाद आएंगे।
तो वन शॉट के फॉर्म में मैं डालूँगी उन्हें, या फिर वन बाय वन करके भी डाल सकती हूँ। लेकिन अगर आपने चैनल को तब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अब तब तक आप अपना ध्यान रखिए।